दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और इस एमसीक्यू की थर्ड पार्ट में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दूसरा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य, इनसे संबंधित जो पिछले वर्षों में प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, अदर स्टेट पीसीएस में या अन्य किसी एग्ज़ाम में, उन सभी को मैंने लिया है और इनको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा निवेदन आप सभी लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जो नए आए हैं उनको मेरा नमस्कार, वो भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान है? Which article of the Constitution of India has the provision of participation of workers in management of industry? ठीक, अब ये जो है 43A में है, अनुच्छेद संख्या 43A, 43 का, यहाँ पे 43 का भी लिख सकते हैं। 43 का अनुच्छेद के जो मैं जो है कि मैनेजमेंट में वर्कर्स का यूनियन का पर्सन होना चाहिए, और इसके साथ साथ जैसे 43वां अनुच्छेद है ये कुटीर उद्योग को बताता है। 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। तो 6 वर्ष से पहले के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं और वहाँ पर जो है उनकी शिक्षा को लेकर के ये 45 आर्टिकल में बताया गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो होना चाहिए वो राज्य करे उसके लिए। 47वां अनुच्छेद है यहाँ पे। 47वां अनुच्छेद क्या कहता है? 47वां अनुच्छेद जो है इसमें बात कही गई है मादक द्रव्यों जो होते हैं, मादक कहने का मतलब जो लिकर्स होते हैं या फिर तंबाकू सेवन लोग करते हैं, तो मादक द्रव्यों को जो है उन पर जो प्रतिबंध लगाना, उन पर बैन लगाना, ये राज्य का कर्तव्य है। तो ये 47 में गिवन है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो इससे जो संबंधित है वो है 51 अनुच्छेद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यहाँ पे दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 50वां अनुच्छेद जो है वो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका को यहाँ पर पूरी तरह से अलग रखा गया है राजनीति से। तो कार्यपालिका जो है वो कार्य करती है, जो सरकार होती है उसको कार्यपालिका कहा जाता है, और जो अधिकारी होते हैं वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका में अधिकारीगण आते हैं जो सिविल सर्विसेज से चुनकर जाते हैं, सेक्रेटरी लेवल के भी अधिकारी होते हैं, और जो अस्थायी कार्यपालिका है वो सरकार जो हम लोग चुनते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आम चुनाव, जिसके द्वारा जो है जिस दल का बहुमत आता है उस दल की सरकार बनती है। तो उसके बाद जो है आर्टिकल 40 की बात है यहाँ पे। तो 40वां अनुच्छेद जो है वो पंचायती राज को बताता है कि इससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। तो ग्राम सभा की बात होती है। तो यहाँ पर आर्टिकल 40 जो है ये पंचायती राज संबंधित। आर्टिकल 45 हमने अभी डिस्कस किया कि आर्टिकल 45 को 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है वो राज्य के लिए करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य क्या है, एक कल्याणकारी संस्था है। तो निर्देशक तत्व में ये जो है एक तरह से इनको लेकर के कोई भी व्यक्ति जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता है। तो ये न्यायिक नहीं है, और
दूसरी बात जो है कि राज्य का जो कर्तव्य है वो है कल्याणकारी होना, यानी एक तरह से जो है राज्य को इसमें क्या क्या काम करने चाहिए या गवर्नमेंट को क्या क्या काम करने चाहिए उन सभी के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन उनको जो है बाध्य नहीं किया जा सकता, जैसा कि मौलिक अधिकार के हनन को लेकर के जो है अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद संख्या 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद संख्या 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर वो अपनी अपील दायर कर सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी कौन सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, ये अनुच्छेद संख्या 40 में है, पहले से विद्यमान है ये। फिर गौ हत्या पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर प्रतिबंध जो है इसकी बात की गई है 48 अनुच्छेद में, 48वां अनुच्छेद है। उसके बाद निशुल्क कानूनी सहायता, इसको बाद में जोड़ा गया है। निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, इसको संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये आर्टिकल 44 में आता है, ठीक है, ये 44वां आर्टिकल है। नेक्स्ट आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्पष्ट करते हैं, ये सही है। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो प्रोविज़न ये है, कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। बोथ जो दोनों हैं सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट पर आते हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज़ पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। हु सेड इट? किसने ये कहा है? तो ये कहा है केटी शाह ने। और इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें भी आप लोग को केटी शाह के बारे में बताया था कि जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे पहले, तो उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति बने थे और उनके विपक्ष में जो खड़े हुए थे वो थे केटी शाह, ठीक है, याद रखिएगा इसको। किसी को राजनीतिक सिद्धांतों में शामिल किया गया है, किस एक को, है ना? तो इसमें से कौन सा राज्य के नीति सिद्धांत है उसमें शामिल किया गया है डीपीएसपी में? तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड इन फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर की बात आएगी तो आर्टिकल नंबर, फोर्स्ड लेबर किस में है? फोर्स्ड लेबर की बात आएगी तो आर्टिकल 23 की बात आएगी, यानी ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक फॉर अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे देखिए नशे वाली द्रव्यों के लिए बात करी गई है, वह अन्य ड्रग्स का सेवन के निषेध सिवाय चिकित्सा प्रयोजनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो ये जो है ये केवल सेकंड वाला जो है ये यहाँ पर ये डीपीएसपी है, ये गिवन है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और इसका जो आर्टिकल है, इसका जो अनुच्छेद है ये 47वां अनुच्छेद है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध किया गया है? ये आर्टिकल 42 में ये बात कही गई है प्रसूति सहायता को लेकर के। आर्टिकल 43 के बारे में मैंने बता दिया है आप लोग को इससे पहले ही 43 के बारे में, कि 43 जो है ये कुटीर उद्योग को लेकर के है। और 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है, समान आचार संहिता के बारे में। और उसके बाद फिर अनुच्छेद संख्या 45वां 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ऐसा राज्य को कहा गया है कि राज्य ऐसे जो है कानून बनाएगा जिससे कि 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा
जो हो सके, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा। इस आर्टिकल में एक चीज़ है कि 19 आर्टिकल संख्या 21 का, ठीक है, तो 21 का 21 का बोलेंगे या फिर 21A बोलेंगे, ये आर्टिकल को जब 86वें संविधान संशोधन में वो 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये 2002 में आया था, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये आर्टिकल 45 में था। तो उसको जो बदला गया तो इसे यहाँ पर 0 से 6 साल तक के लिए कर दिया गया और 6 साल से ऊपर 6 से 14 साल तक के लिए कर दिया गया मौलिक अधिकार में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है? कुटीर उद्योगों की बात करी गई है आर्टिकल 43 में। तो आर्टिकल 44 ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताता है, आर्टिकल 44। 45 के बारे में हम जान चुके हैं, अनुच्छेद 45, ठीक है, 45 यही शिक्षा संबंधी। और 43वां अनुच्छेद जो है ये है इसका आंसर, कुटीर उद्योगों के बारे में इसको कहा गया है कि सहकारी रूप से जो है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना और ये राज्य का एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में ये राज्य का कर्तव्य आता है, ठीक है। और अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42 ये बताता है, यहाँ पर जो है मैटरनिटी लीव के बारे में बताया गया है, मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो ये जो है ये आर्टिकल नंबर ये है 46 में, ठीक है, अनुच्छेद संख्या 46 में ये गिवन है। अच्छा, उसके बाद 44 हमने डिस्कस कर लिया है, 45 कर लिया है। और 45 का ये नहीं होगा, 45 का कोई अनुच्छेद नहीं है, ये 48 का के होगा, ऑप्शन गलत लग गया है। 48 का के बारे में होगा कि 48 का जो है ये भी बाद में जोड़ा गया था और 48 का में बताया गया है कि पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है, ये 48 का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। द बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन, इसका आंसर है 1976, 1976 में ये कानून पास किया गया था। फिर निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन। तो ये जो है इसमें देखिए राष्ट्रीय ध्वज इसको लेकर के बात कही जाती है, ठीक है, वन्य प्राणी को लेकर बात कही जाती है। तो यहाँ पे जो है किस एक का संरक्षण की बात आती है, प्रोटेक्शन की बात आती है। तो प्रोटेक्शन किसका? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल के लिए जो प्रोटेक्शन है, वन्य प्राणी के लिए जो प्रोटेक्शन बना, प्रोटेक्शन एक्ट भी बना है उसके बाद में, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, 1972 में ये बना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों के निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। तो इसमें जो है कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? अभी हम इसको बेसिक बता देते हैं आपको कि भाग 4 में DPSP गिवन है और भाग 4 का
ये बाद में जोड़ा गया। तो इसको जो है 51 का करके जो है अनुच्छेद है, उसमें ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। रशिया के संविधान से ये लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं हमारे संविधान में। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, उनका पालन करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अस्पष्टता मिटाने की ओर प्रयास करना, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दिस इज बेसिकली फंडामेंटल राइट। ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है और ये जो है आर्टिकल 17 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 17 में ये आता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भी सही है और ये प्राकृतिक पर्यावरण को लेकर के भी प्रावधान किए गए हैं। ये दोनों जो है ये भी गिवन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें से आपको बताना है कि विच वन इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। ठीक है, तो पहला है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ये तो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, यानी कहने का नीति निर्देशक तत्व है। और न्यायपालिका का ये आता है आर्टिकल 49 में। ठीक है, आर्टिकल 49 नहीं, माफ़ कीजिएगा, न्यायपालिका का कार्यपालिका से 50 में आता है, 50 में आता है। फिर आते हैं हमारी मिलीजुली संस्कृति एवं समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये फंडामेंटल राइट्स में भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है। अगर 6 से 14 साल की बात करेंगे तो 21 का बनेगा अनुच्छेद, और अगर 6 साल से कम बच्चों के लिए बात करेंगे तो वो ये जो है 45वां अनुच्छेद बनेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और ये भी नहीं है। और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, एबोलिशन फॉर द ट्रेडिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर हो गया हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्ध विरासत के लिए संरक्षित करना। ठीक है, एक्चुअली इसको थोड़ा एलिमिनेशन कैसे करते हैं ये मैंने बताया है, नहीं तो डायरेक्टली मैं आंसर अगर आपको बता देता तो वो भी इजी होता। बट जिस क्वेश्चन को आपको ना आता हो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो हमको वो देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, खैर, तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसमें भी आता है नहीं है। तो लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, ये तीन के तीनों जो हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं। और लोक चुनावों में मतदान करना, वोटिंग राइट्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ठीक है, बाद में जोड़ा गया। तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ये अनुच्छेद 40 में गिवन है, तो फिर ये तो जोड़ा ही नहीं गया था अभी। ठीक है, फिर आते गौवध निषेध और मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड जो है ये बाद में जोड़ा गया था। फ्री लीगल एडवाइस, ये आर्टिकल जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, या कह सकते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, और प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, ये जो है आर्टिकल गौवध किस में है? 48 आर्टिकल में ये गिवन है। 48वां जो अनुच्छेद है उसमें गौ हत्या से निषेध का प्रावधान किया गया है 48वें में। मुफ्त कानूनी सलाह को लेकर के ये बताइए ना कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया कानूनी सलाह के लिए। तो फ्री लीगल एड जो है या फिर फ्री लीगल एडवाइस, ये जो है मुफ्त कानूनी सलाह की बात है, इसको 39A में आता है, ये 39वां का में आता है। ठीक है, फिर है समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 है, आर्टिकल नंबर 44। तो इसमें क्या पूछा गया है? संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो बाद में जो है ये सी वाला जो है ये आंसर हो जाएगा, ये बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? देखिए, जो मूल कर्तव्य थे उनको स्वर्ण सिंह समिति जो थी, या स्वर्ण सिंह आयोग जो बना था,
उनके माध्यम से जो है ये इस आयोग के जो है प्रावधान माने गए थे और मूल कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के अनुसार जोड़े गए थे। अशोक मेहता समिति या फिर आयोग का संबंध जो है ये पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी 1957 में बनी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया उन्होंने। उसके बाद जो अशोक मेहता समिति बनी थी और उसमें जो है अशोक मेहता जी ने 2 स्तरीय बताया था कि 2 स्तरीय होने चाहिए पंचायत में चुनाव। तो ये जो है 2 स्तरीय पंचायत को लिखा था। लिब्राहन कमीशन जो है ये अयोध्या मामले संबंधित था, ठीक है। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की बात को लेकर के था। तो ये था सरकारी आयोग जो है ये केंद्र और राज्य संबंध को लेकर के बना, ठीक है, 1983 में। फिर आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। अब देखिए इसमें जो है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये है, टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। फिर है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी है, ठीक है ना। फिर आते हैं अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये नहीं है। टू रेस्पेक्ट वंस पेरेंट एंड टीचर्स, ये मौलिक कर्तव्य में गिवन नहीं है। और हमारी संस्कृति और मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित राज्य की नीति सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, ये जो है ये डीपीएसपी में आता है। फिर फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, ये आर्टिकल 24 है। 24th आर्टिकल ये मौलिक अधिकार में आता है, फंडामेंटल राइट्स में। फिर तीसरा है बेगार और बलात्श्रम, ये जो है फोर्स लेबर जो है वो 23 में आता है आर्टिकल में। फिर अस्पष्टता का उन्मूलन, ये जो है आर्टिकल 17 में आता है। तो आंसर हो गया हमारा पहला केवल, यानी सी वाला, केवल 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन और वन्यजीव की रक्षा का प्रावधान पाए जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फाउंड। इसका आंसर है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर 48 का ये अनुच्छेद है। तो एक तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी गिवन है और डीपीएसपी दोनों में गिवन है। तो केवल राज्य के लिए सिद्धांत, केवल मूल कर्तव्य और इसमें ए और बी दोनों, तो बोथ ए एंड बी होगा यहाँ पे दोनों में। ये राइट टू प्रिंसिपल्स में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों में ये विद्यमान है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान जिसमें पर्यावरण रक्षा का प्रावधान, ये हो चुका है फिर, ठीक है। तो अभी तक जो भी मैंने आपको मेजर जो क्वेश्चंस थे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में आ चुके थे, मेनली जो है यूपीएससी में या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती है, यूपी पीसीएस या फिर अन्य स्टेट की जो पीसीएस परीक्षा होती है, तो उनमें से ये क्वेश्चन लिए गए थे। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसको डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे जो है आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिलेगा। उसके साथ साथ जो है जो भी अभी तक क्लासेस हुई हैं इंडियन पॉलिटी की, वो सभी क्लासेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। और फिर से मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो नए हैं हमारे चैनल पर, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है। और हमारे जो अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, तो aurastudy.in aurastudy.com, ये दो हमारी वेबसाइट हैं। और बाकी सभी सोशल मीडिया में aura स्टडी डालेंगे, चाहे फेसबुक में या फिर
व्हाट्सएप पर डालेंगे या फिर इंस्टाग्राम में, सभी में जो है और स्टडी मौजूद है। उनके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसका भी जो है और स्टडी 9 के नाम से जो है चैनल है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।